गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास में हम पढ़ रहे थे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति व वन्य जीवन। और पीछे की कक्षा में हमने जल संसाधन पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे जल संरक्षण। जल संरक्षण इसका हम अध्ययन करेंगे। तो हमने पीछे की कक्षा में जो जल संसाधन पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन कौन सी हमने जानकारी ली थी। एक तो हमने ये पढ़ा था कि जो पानी है, जल है, वो एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी कृत्रिम रूप से उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जल नवीकरणीय है, यानी जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसका पुनः चक्रण संभव होता है। दो बात हमने पढ़ी थी। इसके साथ हमने ये पढ़ा था कि जो भूमि पर मीठे जल के जो स्रोत हैं, वो जिसमें नदियां हैं, तालाब है, झीलें हैं, मीठे पानी की जो झीलें हैं वो है, कुएं हैं, नलकूप है, वो है। और जो मीठा पीने योग्य पानी है वो बहुत कम है, 1% ही जो मीठा पानी है वो है बचा हुआ है, और बाकी 2% जो ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अब बढ़ती जनसंख्या जो है वो क्या करती है, धीरे धीरे जल की कमी का कारण बनती है, यानी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल की नितांत कमी हो गई है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो प्राकृतिक जल संसाधन है इनको क्या करना होगा, इन संसाधनों का हमें संरक्षण करना होगा। संरक्षण से अभिप्राय क्या है, इनको बचाना होगा। और बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी संरक्षण के इनके उपाय है वो उपाय हमें करने होंगे। तो देखिए कौन कौन से उपाय आते हैं आपकी किताब में, कौन कौन से उपाय दिए हुए हैं वो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। यानी आज विश्व में मीठे पानी के स्रोत और शुद्ध जल के जो स्रोत हैं उन तक पहुंचना, उनको प्राप्त करना बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एक क्षीण होते संसाधन के लिए, यानी ये धीरे धीरे जो संसाधन है कम होते जा रहे हैं, मीठे जल के स्रोत जो घटते जा रहे हैं, परंपरागत जो स्रोत है जो एक तरह से देखा जाए तो नष्ट होने की कगार पर ही है, उनका हमें संरक्षण करना होगा, उनको हमें बचाना होगा। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी हम इसे पुनः प्राप्त कर तो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर भी इसका जो निरंतर अति उपयोग किया जा रहा है और जल जो प्रदूषित होता जा रहा है उसकी वजह से ये जो नवीकरणीय योग्य संसाधन है वो भी बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक प्रदूषण, नदियों का जल जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी कमी आती जा रही है। अगर आज हम देखें तो हमारे पास जैसे गंगा नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, परंतु अगर गंगा नदी की भी पानी की बात करते हैं तो इसके जो किनारों पर जो उद्योग लगे हुए हैं, यमुना नदी है उसके किनारों पर जो उद्योग लगे हुए हैं, जिसमें गन्ना उद्योग है, कागज उद्योग है, उन सब का जो अपशिष्ट होता है वो सारा का सारा किसमें बहाया जाता है, नदियों में डाल दिया जाता है। और उसके आसपास जितने भी शहर बसे हुए हैं तटों पर, उनका जो गंदा वाहित मल है वो इसमें प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो मीठे जल के स्रोत है वो पीने योग्य नहीं बचे हैं। वरना अपन हम कह सकते हैं कि मीठे जो पानी के स्रोत है वो पर्याप्त हैं अपने लिए, परंतु वर्तमान में जो उनका प्रदूषण होता जा रहा है, जल प्रदूषण होता जा रहा है, उसकी वजह से इसकी कमी आ गई है। जैसे जैसे अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल यानी गंदा, शहरों का गंदा पदार्थ, कृषि रसायनों का विसर्जन, जो खेती में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको पानी में डाल दिया जाता है, और औद्योगिक प्रदूषण, ये मुख्य कारण है किसके, जल प्रदूषण के। कौन कौन से हो गए, एक तो शहरों का वाहित मल, एक कृषि में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो, और एक औद्योगिक अपशिष्ट। ये जो तीन मुख्य कारण हैं ये जल प्रदूषण के कारण बनते जा रहे हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़नाशी जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, और इसके माध्यम से क्या होता है, जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये बात नहीं है, जल प्रदूषण के कारण खाली मनुष्य को हानि नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत जो जलीय वनस्पति है और जलीय जीव है वो भी निरंतर नष्ट होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। अब देखिए बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भूमि के अंदर जो पानी होता है उस पानी की पूर्ति करते कौन है, उस पानी को बराबर संतुलित बनाए कौन रखते हैं, ये नदियां, ये तालाब, ये बावड़ियां, ये पोखर, ये खड़ीन, जिनका निर्माण किया जाता है परंपरागत जल स्रोतों में। तो वो क्या करते हैं, उस पानी की पूर्ति को बनाए रखते हैं। जैसे भूमि के अंदर पानी है,
और उस पानी को हम निकाल रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, उसका निरंतर नलकूपों का निर्माण हो रहा है, कहीं गड्ढे खोद रहे हैं, इनका निर्माण हम कर रहे हैं, तो वो भूमि के अंदर जो पानी है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन उस पानी को बराबर उसको संतुलित करने का कार्य कौन करते हैं? ये नदियां, ये तालाब करते हैं, क्योंकि इनमें जो भरा हुआ पानी है वो जमीन के अंदर रिसता है, और रिस कर जो जमीन की क्षति हो रही है पानी की, उसकी क्या करता है? पूर्ति करता रहता है। जल संग्रहण विधि, पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए तो अब देखिए, हम देखते हैं जल संरक्षण की विधि। पहला क्या है उपाय जल संरक्षण का? बहुत महत्वपूर्ण, आपको अपनी नोटबुक में करना है, मैं आपको बोर्ड पर करवा रही हूँ। जल रिसाव को कम करने के लिए, जल रिसाव को कम करने के लिए जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाले खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को ठीक से करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। पहले मैं आपको सारे पॉइंट लिखवा देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको इनको समझा दूंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण की जो विधि है या जल संरक्षण के जो तरीके हैं वो आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं, और जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको करने हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट है रिसाव और वाष्पीकरण। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। इसके बाद में देखिए वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। और इसके बाद में देखिए, इन विधियों को अपनाकर हम जल संरक्षण को कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए, जल रिसाव को कम करने, रिसाव का मतलब होता है रिसना, धीरे धीरे भूमि के अंदर चले जाना। तो जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से क्या करना चाहिए? पक्का करना चाहिए। यानी जल धीरे धीरे रिस रहा है, किसी दरार वगैरह है, तो कोई दरार वगैरह अगर आती है तो उसकी जो नहरों की दीवारें हैं उनको पक्का करना चाहिए, ताकि जल जो रिस कर व्यर्थ न हो। क्योंकि हमें को तो पानी बचाना है। जो मीठे जल के स्रोत है, नहरें, उनके आसपास अगर कोई दीवार बनी हुई है, उसमें कोई छेद, कोई दरार है, ऐसी कोई हो गई है जिसकी वजह से रिसना शुरू हो गया, पानी निकलना शुरू हो गया, तो वो तो व्यर्थ जाएगा, काम ही नहीं आएगा। तो उसको ठीक से पक्का करना चाहिए।
जहां रिसाव की मात्रा ज्यादा है और जहां पानी वाष्प बनकर ज्यादा उड़ता है, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, स्प्रिंकलरों से सिंचाई की प्रभावी विधि मानी गई है। अब देखिए स्प्रिंकलर क्या है, आपकी किताब में आपको मैं बता रही हूँ। तो देखिए एक फोटो दी हुई है 2.9 में। अगर हम 2.9 को देखते हैं तो एक पिक्चर दी गई है, एक फव्वारा पद्धति है, जिसमें क्या होता है, फव्वारों के माध्यम से चारों ओर जल का छिड़काव सा हो जाता है, और इससे क्या है, फसलों की जो सिंचाई है वो उचित तरीके से और अच्छी विधि से पूर्ण हो जाती है। तो ये दूसरी विधि है। इसके बाद में देखिए तीसरी विधि हम देखते हैं। तो जहां वाष्पीकरण ज्यादा होता है, यानी पानी वाष्प बनकर गर्मी ज्यादा होती है, जहां का तापमान बहुत ज्यादा रहता है, वहां पर जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है उस विधि का उपयोग करना चाहिए, ताकि क्या हो, जल संरक्षण किया जा सके। तो ये आपको अपने गृह कार्य के रूप में, ये माना आप गृह कार्य है, बीच में मैं आपको दे रही हूँ गृह कार्य, ये विधि आपको करनी है गृह कार्य के रूप में। और टॉपिक क्या करना है, जल संरक्षण की विधि बताइए। आप इसको इस तरह से लिखोगे, जल संरक्षण की विधि बताइए। इस तरह से आप इसको करेंगे और साथ ही क्या करेंगे, इस प्रश्न को आप कंप्लीट करना है आपको। अगला टॉपिक देखते हैं, जल संरक्षण वाला यानी जल संसाधन वाला कंप्लीट होता है। 3 अपन लोगों ने टॉपिक कर लिए हैं। चौथा अपना चलेगा प्राकृतिक वनस्पति, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स आपको टॉपिक में, जो जितने पॉइंट है वो पॉइंट आपको मैं करवा रही हूँ। तो हमने देखिए कौन कौन से कर लिए, भूमि कर लिया, मृदा कर लिया, जल, यानी ये 3 हो गए अपने। और अपना कौन सा चलेगा, प्राकृतिक वनस्पति। तो अब यहाँ पर हम डालते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक हम यहाँ पर डाल लेते हैं। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन साथ में हम पूरा उठा लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक साथ ही कर लेते हैं। वह वन्य जीवन, यानी दोनों साथ ही चल रहे हैं अपने। देखिए प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन में हम देखते हैं स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे, यानी एक स्कूल की कहानी बताइए आपको, और प्रदर्शन की, यानी एक ऐसी जगह गए थे जहां पर बहुत सारी चीजें प्रदर्शन के लिए लगी हुई थी, बच्चों को देखने के लिए लगी हुई थी, वो सारी देश विदेश से लाई हुई थी। एक मोना नाम की बच्ची थैला अपने हाथ में उठाया और बड़े उत्साह से उसने कहा, बहुत सुंदर हैंडबैग है, यानी एक पर्स था, पैंट हाथ में लटकाने वाला, बहुत सुंदर बना हुआ था। तो उसने, मोना ने उठाकर उसको देखा, बहुत सुंदर लगा उसे। अध्यापिका जो उनके साथ गई थी, यानी स्कूल की तरफ से ये जो टूर हुआ था, उसमें अध्यापिका ने कहा, ये जूट का बना हुआ है। आप उन टोकरियों और कुर्सियों को देखते हैं, बहुत सारा सामान था वहां पर जो जूट का बना हुआ था और बांस का बना हुआ था, यानी जूट और बांस की बनी हुई बहुत सारी चीजें थी वहां पर। भारत के पूर्व और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूर्वी और उत्तरी भारत जो है उनमें बांस की खेती बहुत अधिक होती है। रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, यानी उनको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इन पूरी चारों दिशाओं में जो महत्वपूर्ण चीजों का उत्पादन होता है, या जो वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति से या किसी वस्तु से बनी हुई वस्तु होती है, वहां की वो प्रदर्शनी लगी हुई थी, जो उनको देखकर बहुत उत्साहित कर रही थी बच्चों को। तो रेशमी नाम की एक बच्ची थी, उसने एक स्कार्फ उठाया, तो अध्यापिका ने उसको क्या कहा कि ये रेशम का बना हुआ है, रेशम कीटों से। तो रेशम जो कीट होते हैं पाले जाते हैं, उनमें से रेशम का जो स्राव होता है उनसे स्कार्फ बना हुआ था रेशम का। और ये शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, जो रेशम कीट होते हैं वो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। तो हम इस उदाहरण से क्या समझे, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें पेड़ पौधों से और जो वन्य जीव है उनसे हमें बहुत प्रकार की क्या मिलती है, सामग्री मिलती है, वस्तुएं प्रदान की जाती है उनके द्वारा। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जीव मंडल कहते हैं। यानी वनस्पति और ये वन्य जीव जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये जैव मंडल में पाए जाते हैं। यानी इनका एक संकरा भाग है, कम चौड़ा भाग है, सीमित भाग है, जहां पर इनकी उत्पत्ति है, तो इन्हें हम बोलते हैं जैव मंडल। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। तो एक प्रश्न आता है, पारितंत्र किसे कहते हैं, यानी पारितंत्र क्या है। बहुत आप लोगों ने पीछे की कक्षा में पारितंत्र को पढ़ा होगा कि जैव मंडल में
में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए परस्पर एक दूसरे से संबंधित और निर्भर रहती है। इसे क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ये परिभाषा भी आपको पारितंत्र की लिखनी है। तो देखिए बहुत सिंपल है, जैवमंडल में जो सारी जातियां हैं वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर जीवित रहेगी। एक इसका आपने पीछे की कक्षा में भी अध्ययन किया है, क्योंकि पारितंत्र 6ठी 7वीं में आ जाता है, 5वीं में भी आ जाता है। हमने देखा होगा कि जैसे छोटे छोटे बड़े जो जीव है वो अपने से छोटे वाले जीवों को खाकर जीवित रहते हैं, उनसे छोटे वाले अपने छोटे वाले जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। जैसे हमने देखा कि मेंढक है, मेंढक को सांप खा जाता है, सांप को मोर खा जाता है, मोर को मनुष्य भक्षण कर लेता है। तो ये जो पारितंत्र है, यानी इस जैवमंडल में सारे जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे हम भी तो निर्भर है, वनस्पति पर भी निर्भर है, जीव जगत पर भी निर्भर है। तो इस तरह से एक सर्किल बनता है, एक घेरा बनता है, एक आवरण बनता है। यानी छोटे जो जीव है वो बड़ों पर, बड़े जीव जो है वो उन पर बड़े, और उनसे बड़े जो है वो उन पर बड़े, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ताकि उनका जीवन चक्र जो है वो चलता रहे। और ऐसा क्यों होता है? ताकि वो जीवित रहे। जैवमंडल में वो सारे जीवित प्राणी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, जीवित रहने के लिए एक दूसरे का भक्षण करते हैं। तो इस तरह से ये जो जीवन चक्र है ये चलता रहता है, और इसे क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। तो प्रश्न आता है पारितंत्र क्या है, या पारितंत्र किसे कहते हैं? तो आपको ये पारितंत्र वाली परिभाषा अपनी नोटबुक में करनी है। अब देखिए इसमें आगे हम क्या करते हैं, वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है, बहुत महत्वपूर्ण है। सारे पौधे हमें अच्छी इमारती लकड़ियां देते हैं, प्राणियों को रहने के लिए आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए मिट्टी की सुरक्षा करते हैं पेड़ पौधे, रक्षक मेखला के रूप में मृदा अपरदन को रोकते हैं, भूमिगत जल के प्रवाह में सहायता करते हैं, यानी भूमि में जो जल है उसका रक्षण करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे, कागज देते हैं, यानी बहुत प्रकार की औषधीय सामग्री प्राप्त होती है पेड़ों से। हम इन पौधों के जितने भी असंख्य का मतलब जिनको गिने नहीं जा सके उतने उपयोग है पौधों के, तो आज हम उन सारे उपयोगों का और जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन है इनका हम पूरा अध्ययन करेंगे। और वन्य जीवन के अंतर्गत जो जंतु, पक्षी, कीट व जलीय जीव आते हैं, ये हमें दूध, मांस, खाल और इनसे ऊन प्राप्त होती है। जैसे कीट होते हैं, मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागकण में मदद करती है, चिड़िया भोजन के रूप में कीटों पर निर्भर है, अब घटकों के रूप में वो कार्य करती है, छोटे छोटे जीवों को खा जाती है, गीध मृत जीवों को खा जाता है, इसलिए इस तरह से ये धरती का क्या करता है? रक्षण करता है, अपमार्जक करता है, यानी गंदगी से बचाता है। पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है गिद्ध को, जो मरे हुए जीवों को खा जाता है, जिनसे प्रदूषण बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राणी छोटे हो या बड़े हो, पर उन सब वो क्या करते हैं? पर्यावरण को संतुलित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आगे आने वाली कक्षाओं में हम क्या करेंगे, जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका वितरण पढ़ेंगे, और आपको एक तो वो जल संरक्षण की विधि और ये पारितंत्र वाली जो परिभाषा है वो अपनी नोटबुक में करनी है होमवर्क के रूप में। आगे आने वाली कक्षाओं में हम वनस्पति का वितरण पढ़ेंगे। थैंक यू।